हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ सुजीत सिंह। वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पर हम जैसा कि बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में, क्लास 11th, क्लास 12th और नीट एस्पायरेंट्स बच्चों के लिए। तो बच्चे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी का बेनिफिट हो। और अभी जो करंट्स सीरीज चल रही है वो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, और ये इस सीरीज़ का 7th पार्ट है। और अभी तक हमने इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को बहुत ईजीएस्ट वे में अंडरस्टैंड किया है बच्चे। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में प्रीवियस वीडियोस को देखिए, आपको डेफिनेटली वहाँ से कुछ ना कुछ लर्न करने को मिलेगा। और मैं बोलता हूँ बच्चे कि बायोलॉजी जो है ना, रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, अंडरस्टैंड करने वाला सब्जेक्ट है। जब आप इस चीज़ को अपने से रिलेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से इसके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो मेरे से कनेक्ट होने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ में मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जो बच्चे, अगर मैं देखूं तो आज का जो टॉपिक है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो बच्चे देखो, यहां पर हमने बात किया था बेसिकली, अगर हम बात करते हैं गैसेस के बारे में तो यहां दो तरह की गैसेस हैं। एक तो है बच्चे जिसकी हम बात करते हैं ऑक्सीजन, और दूसरे की हम बात करते हैं बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में हमने सारा फैक्टर बात किया था। ठीक है, तो आज अगर मैं देखूं कि जो ऑक्सीजन जो है बच्चे, जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, तो मोस्ट ऑफ द जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, बाई आरबीसी। और कितने परसेंट, 97% बाई रेड ब्लड cells. Rest of the 3% oxygen is transported by plasma. ठीक है, तो देखो बच्चे, यहां पर अगर मैं बात करूं कि जो ज़्यादातर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर से टिश्यू से, जो भी वहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं उसमें ज़्यादातर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो रेड ब्लड सेल्स। और बचा हुआ 3% किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बाई प्लाज्मा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बच्चे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो मेनली, मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अप्रोक्सीमेटली 70% अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बाई एज अ बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयंस के थ्रू हमारा कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और इसके हम पूरे मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे कि वहां पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का क्या रोल है। ठीक है, बचे हुए 20 to 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, बाई आरबीसी। ठीक है, अब देखो, अगर इस चीज को हम थोड़ा सा डिटेल में लेके चलें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में मेन मीडियम कौन है, मेन मीडियम कौन है बच्चे, वो है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, देखो यहां पर भी ऑक्सीजन को 97% कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, आरबीसी के थ्रू। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात करूं तो लगभग 20 to 25% जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है बच्चे, रेड ब्लड सेल्स के थ्रू हो रहा है। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे मैं लिख देता हूं जो आप हमेशा याद रखना। रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, तो ये एक तरह की जो सेल्स है ना बच्चे, यही मीडियम है जो गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प कर रहे हैं। अब देखो इसके बारे में अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो बच्चे, ब्लड जो है ना वो एक तरह का स्पेशलाइज्ड फ्लूइड है, स्पेशलाइज्ड फ्लूइड, या आप कह सकते हो स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और याद रखना यही एक ऐसा पूरे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू है जो बेसिकली फाइबर
लेस है। नहीं तो आपके बॉडी में जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं वो सभी में क्या प्रेजेंट है, फाइबर प्रेजेंट है। तो एक बात समझ में आया बच्चे कि ब्लड जो है वो एक तरह का स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और अगर मैं इसको आगे पॉइंट्स को ऐड ऑन करूं तो बच्चे जो सेकंड पॉइंट है, क्योंकि जितनी भी आपके बॉडी में रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स जो ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ से होती हैं बच्चे, बोन मैरो। ठीक है, तो बोन मैरो से ही ओरिजिनेट होती हैं रेड ब्लड सेल्स। लेकिन अगर इसका कोई ओरिजिन पूछे ना बच्चे कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, तो ये किससे डिराइव होती हैं, ओरिजिन इनका क्या है, बाई मीजोडर्म। ये बात समझ में आई बच्चे, ये बात सभी को क्लियर है कि आरबीसी का जो ओरिजिन है, ये हम सारी चीज़ें डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि मीजोडर्म का क्या रोल है, कितने जर्म लेयर्स होते हैं और उन जर्म लेयर से कौन कौन से बॉडी के ऑर्गन या कौन कौन से बॉडी के पार्ट फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हमने देखा बच्चे कि यहाँ दो तरह की गैसेस हैं, एक तो है ऑक्सीजन और दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बात समझ में आया बच्चे कि रेड ब्लड सेल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। देखो अब अगर मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करता हूँ बच्चे, तो आप यहाँ पर अंडरस्टैंड करना कि जो यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, इसको आप बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना, ये दो चीज़ों से मिलकर के बनी हुई हैं, ये दो चीज़ों से मिलकर के बनी हुई हैं। एक तो है बच्चे पॉलीपेप्टाइड चेन, या आप बोल सकते हो ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन, और दूसरी है बच्चे हीम ग्रुप। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल जो है वो किससे कंसिस्ट होती है बच्चे, हमेशा याद रखना, कंसिस्ट विथ पॉलीपेप्टाइड चेन, ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन और हीम ग्रुप। हीम ग्रुप में क्या प्रेजेंट होता है, तो आयरन प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, प्लस हीम। जो यहां पर अगर मैं बात करूं कि रेड ब्लड सेल्स के दो मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या है, तो एक तो है बच्चे ग्लोबिन, दूसरा है हीम ग्रुप। और हीम में आयरन कौन सा फॉर्म प्रेजेंट होता है, तो Fe2+ प्रेजेंट होता है। यहाँ इससे एक रिलेटेड मैं बात करूंगा बच्चे कि बॉडी के अंदर अगर आयरन जो है Fe2+ से रिड्यूस होकर के क्या बना लेगा, Fe3+, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। तो यहाँ पर एक फॉर्म करेगा बच्चे, ये बेसिकली क्या करता है कि ये हीमोग्लोबिन से जाके बाइंड कर जाता है और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। उसी को आप बोलते हो, जब अगर ये किससे बाइंड कर जाएगा, हीमोग्लोबिन से जाके बाइंड करेगा, तो ये बना लेगा क्या बच्चे, मेथाग्लोबिन। ठीक है, और ये एक तरह का स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। और उस टाइम पर क्या होगा, बॉडी में बेसिकली हीम जो है ऑक्सीजन से बाइंड नहीं होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चे, जब ये केस बनता है ना बच्चे, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, इस चीज़ को हम आगे और डिटेल में देखेंगे बच्चे। तो अभी आप इतना अंडरस्टैंड करो कि जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें आयरन का फॉर्म क्या है, तो Fe2+। और जो ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये जनरली दो तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, एक तो है बच्चे अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन और दूसरी है बच्चे बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। अब देखो यहीं पर ना एक टर्म को मैं मेंशन करता हूं बच्चे, एक डिसऑर्डर होता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक तरह का क्या है बच्चे, जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब देखो थैलेसीमिया जो है ना बच्चे, वो दो तरीके की होती है, एक तो है अल्फा थैलेसीमिया और दूसरी है बीटा थैलेसीमिया। बात क्लियर है। जब अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होंगे और उससे फॉर्म होने वाले जो डिजीज होंगी उसे हम बोलेंगे अल्फा थैलेसीमिया।
और जब बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में कोई जेनेटिक एरर आएगा, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, तो उससे बनने वाले थैलेसीमिया को हम बोलते हैं बच्चे बीटा थैलेसीमिया। तो याद रखना कि थैलेसीमिया क्या है, एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, इसको हम और डिटेल में लेके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर आरबीसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो आरबीसी में जब पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चे, तो उससे होने वाली डिजीज़ को आप क्या बोलते हो, थैलेसीमिया। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बात करूं कि यहां पर ह्यूमन के केस में अगर मैं बात करूं, और ह्यूमन के केस में हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, तो एडल्ट की बात कर रहे हैं, और साथ में हम न्यूली बॉर्न या आप बोल सकते हो कि फीटल ही की बात कर रहे हैं, फीटल। ठीक है, अब देखो, अगर मैं ह्यूमन की बात करता हूं और एक किसके रिस्पेक्ट में, प्रोस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं, तो रेड ब्लड सेल के प्रोस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं। तो एडल्ट्स के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है बच्चे, वो होता है अल्फा 2 बीटा 2। ये क्या है, यहां पर दो तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती है, जिसको आप बोलते हैं अल्फा 2 बीटा 2। मींस एक रेड ब्लड सेल्स में कितने पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन अ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन तो कितना है बच्चे, 2 अल्फा की और 2 बीटा की, तो यहां 4 इन नंबर है। ठीक है, अगर इसी तरीके से मैं बात करूं कि फीटल हीमोग्लोबिन में कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं बच्चे, तो यहां पर भी अल्फा 2 और साथ में बीटा की जगह कौन आ जाती है बच्चे, गामा 2। अब देखो, यहां पर जब भी गामा की आप बात करोगे ना, तो ये गामा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ना बच्चे, ये गामा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फीटल बॉडी के अंदर। और इस फीटल बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स किससे बाइंड करेगा, रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या है बच्चे, हीम ग्रुप है, मीन्स हीमोग्लोबिन है, और ये किससे बाइंड करता है, ऑक्सीजन से बाइंड करेगा। अब देखो, यहां पर ऑक्सीजन के प्रोस्पेक्ट में आप देखना कि जो गामा पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन से बाइंड करने की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आप मेंशन कर सकते हो गामा पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोवाइड अ स्ट्रांग, या आप बोल सकते हो हाई एफिनिटी विथ किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ये याद रहेगा बच्चे। तो यही फीटल हीमोग्लोबिन में जो गामा पॉलीपेप्टाइड चेन है, इनसे बहुत स्ट्रांग या बहुत हाई एफिनिटी से ऑक्सीजन बाइंड होता है। ये बात क्लियर है। अब देखो, छोटे से एक यहाँ पे मैकेनिज्म में बता देता हूँ कि होता क्या है कि अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ, तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, प्लस इससे क्या बाइंड करेगा, ऑक्सीजन बाइंड करेगा। और जब ऑक्सीजन बाइंड करेगा मीन्स वहाँ पर सेचुरेशन कर्व बनेंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चे, HbO2। HbO2। अब देखो, ये जो बाइंडिंग होती है ना, ये जो बाइंडिंग है, ये एक तरह की रिवर्सिबल बाइंडिंग है। ठीक है, ये जो बाइंडिंग है वो कैसी है बच्चे, तो रिवर्सिबल बाइंडिंग है। ये सिंबल आप समझ रहे हो, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये बात क्लियर है। अब देखो, होगा क्या कि जब यहां पर ये रिएक्शन चलती है ना, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन से जब बाइंड होता है बच्चे, तो यहां पर क्या बनता है, HbO2। क्या बनता है बच्चे, HbO2, या इसी को हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बात क्लियर है। अब देखो, यहां पर जो इस पूरे बाइंडिंग को रिप्रेजेंट करता है बच्चे, यहां पर एक ग्राफ फॉर्म होगा, और इस ग्राफ को आप बोलोगे बच्चे सिग्मोइडल कर्व फॉर्म बनाता है। ठीक है, कैसा फॉर्म बनाता है बच्चे, सिग्मोइड कर्व बनाता है। ये बात हमेशा याद रखोगे। अब देखो, होता क्या है कि अगर मैं यहां पर परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन की बात करूं,
ये हमारी वाई एक्सेस हो गई, ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सेस हो गई। अब होता क्या है कि इस एक्स एक्सेस में हम क्या बात करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर हम बात करते हैं बच्चे परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन, परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन। तो वाई एक्सेस पे हमारा परसेंट ऑफ सैचुरेशन है और एक्स एक्सेस पे हमारा क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम PPO2 भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो होता क्या है कि जब यहाँ पर ग्राफ बनेगा ना बच्चे, वो ग्राफ जो होता है वो सिग्मोइडल ग्राफ होता है। वो ग्राफ कैसा होता है बच्चे, सिग्मोइडल ग्राफ होता है, ठीक है। इसी ग्राफ को आप क्या बोलते हो, सिग्मोइडल ग्राफ। अब देखो यहां पर होता क्या है ना बच्चे कि ये ग्राफ दो तरीके से शिफ्ट होता है। अगर ये ग्राफ का कौन सा पोर्शन है बच्चे, नीचे वाला पोर्शन, तो ये है राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। और इसके इस ग्राफ के ऊपर कौन सा बच्चे, तो लेफ्ट शिफ्ट। यहां बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। यहीं पर हम बात करते हैं बोहर इफेक्ट और हार्डलाइन इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या कि जब ये सिग्मोइडल ग्राफ, ये जो ग्राफ है ना बच्चे, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सिग्मोइडल ग्राफ बोल रहे हैं। लेकिन अगर ये ग्राफ जो है बच्चे वो किधर शिफ्ट हो जाए, टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, या ये ग्राफ किधर शिफ्ट हो सकता है बच्चे, टूवर्ड राइट साइड। तो इस ग्राफ को आप बोलोगे बच्चे क्या, इस ग्राफ को आप बोलोगे राइट शिफ्ट, इस ग्राफ को आप क्या बोलोगे बच्चे, लेफ्ट शिफ्ट। अब देखो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है ना बच्चे, सपोज अगर आपका पहला ऑक्सीजन बाइंड हुआ, यहां पर पहला ऑक्सीजन बाइंड हुआ तो दूसरे ऑक्सीजन की बाइंड होने की एफिनिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, और इसी तरीके से तीसरे और चौथे। एक हीमोग्लोबिन पर कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड हो सकते हैं, तो बाइंड 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये बात सभी को क्लियर है कि एक हीमोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन बाइंड हो सकते हैं बच्चे, तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड हो सकते हैं। अब देखो यहीं पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फिर से बताने जा रहा हूं बच्चे कि होगा क्या कि यहां पर या तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, या तो ग्राफ राइट साइड शिफ्ट होगा, तो हमने एक तरफ लिखा राइट शिफ्ट और दूसरी तरफ लिखा बच्चे लेफ्ट शिफ्ट। हमने इसमें बीच में लाइन डिवाइड किया, और यहीं पर आप अंडरस्टैंड करना बच्चे, याद रखना डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहां पर देखो आर आ रहा है, तो राइट शिफ्ट, जब भी ग्राफ राइट शिफ्ट होगा तो वहां पर किस इफेक्ट की आप बात करते हो, तो हमेशा याद रखना बच्चे यहां पर हम बात करते हैं बोहर इफेक्ट की। इसी तरीके से जब ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा बच्चे तो किसकी बात करोगे, हाल्डेन इफेक्ट की। तो हाल्डेन में क्या आ रहा है, एल आ रहा है। तो याद रखने की जस्ट ट्रिक है, स्मॉल ट्रिक है, तो बच्चे कभी कंफ्यूज मत होना कि राइट शिफ्ट कब होता है और लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है। तो राइट शिफ्ट में हमेशा आप बोहर इफेक्ट की बात करते हो और लेफ्ट शिफ्ट में हाल्डेन इफेक्ट की बात करते हो। और यहाँ पर आप देखना बच्चे कि बेसिकली हो क्या रहा है। तो अगर मैं कुछ यहाँ पे पैरामीटर डाल दूँ कि टेम्परेचर के बारे में हम बात करेंगे, H+ आयन के बारे में बात करेंगे, pH के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, साथ में BPG के बारे में बात करेंगे, साथ में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। तो होगा क्या कि जब यहाँ पर टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, टूवर्ड्स राइट साइड, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बच्चे तो यहाँ टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, राइट साइड शिफ्ट होगा। H+ आयन की कंसेंट्रेशन अगर इंक्रीज करेगी बच्चे तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, राइट। इसी तरीके से अगर H+ आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो pH क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बच्चे। BPG, अगर BPG का कंसेंट्रेशन हम बढ़ा दें तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा,
राइट साइड, इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर जो है और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होगा। और यहाँ पे देखना बच्चे कि जो ये राइट साइड की बात करते हैं ना बच्चे, ये सारा प्रोसेस कहाँ चल रहा है, तो टिश्यू के पास चल रहा है। ठीक है, तो देखो टिश्यू में क्या होगा, ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, टिश्यू में क्या होगा, ऑक्सीजन कंज्यूम होगी। तो जब टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन कंज्यूम होगी तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। टिश्यू के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस जब चलती हैं बच्चे, तो वहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, टिश्यू के अंदर इसका अमाउंट बढ़ेगा। बात क्लियर है। और अगर मैं हार्डन इफेक्ट की बात करता हूँ बच्चे, तो बेसिकली जो ये हार्डन इफेक्ट है ना, ये हार्डन इफेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो टेम्परेचर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। साथ में H+ आयन कंसनट्रेशन भी क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। जब H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज होगा तो pH यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बिस फॉस्फोग्लिसराइड डिक्रीज हो जाएगी। साथ में अब बेसिकली यहाँ पर देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, तो डिक्रीज होगा। बात क्लियर है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बच्चे हार्डन इफेक्ट में, तो ऑक्सीजन जो है बच्चे, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को रिलेट करना हमेशा, जब भी ग्राफ राइट साइड शिफ्ट होगा बच्चे, यहाँ पर क्या हो रही है, बेसिकली इन पैरामीटर्स को, इन फैक्टर्स को आप देखना कि यहाँ पर टिश्यू की बात हो रही है और यहाँ पर कौन सा इफेक्ट आ रहा है बच्चे, तो बोहर्स इफेक्ट आ रहा है। बात क्लियर है। लेफ्ट साइड में अगर मैं बात करूँ तो लेफ्ट साइड में बेसिकली क्या हो रहा है बच्चे, तो यहाँ पर हार्डन इफेक्ट हो रहा है और हार्डन इफेक्ट में क्या होता है कि टेम्परेचर डाउन जाता है बच्चे। ठीक है, ये कुछ पैरामीटर्स हैं, इनको आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो बेसिकली जो सैचुरेशन ग्राफ है, जैसे हमने राइट साइड में बात किया कि टिश्यू के अंदर चल रहा है, और इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि प्रोसेस कहाँ चल रही है, लंग में। ठीक है, तो लंग में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है। इस चीज़ को रिलेट करके आप जब अंडरस्टैंड करोगे तो सारे पैरामीटर्स आपको ईजीएस्ट वे में अंडरस्टैंड होंगे। ठीक है, तो बच्चे मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो ताकि सभी का बेनिफिट हो, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दो बच्चे। और साथ में मुझे ये भी बताओ कि आप अगला चैप्टर कौन से यूनिट से चाहते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू, और वीडियो देखने के बाद ज़रूर से अपनी NCERT को रीड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम लेकर के अभी और आएंगे। और मुझे लगता है कि एक वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर समराइज हो जाएगा, नहीं तो बहुत लगेगा, तो दो वीडियोज़ और आएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।